अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अच्छा जी, हम करने जा रहे हैं टोपाज लिमिटेड का क्वेश्चन है। नोट्स में ये छठा सवाल है और पास पेपर में स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन नंबर 4 है। जी, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन वो एक ही सवाल में सब काफी पूछा है। देखिए जी, रिक्वायरमेंट में वो कहता है बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स कैलकुलेट द यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस पर यूनिट बतानी है। दैट टीएल कंपनी कुड बिड फॉर स्पेशल ऑर्डर टू पर लिमिटेड। पर लिमिटेड इनके कस्टमर है। टीएल उस कंपनी का नाम है जो प्रोडक्ट बना के स्पेशल ऑर्डर में पर लिमिटेड को देंगे। तो सेलिंग प्राइस पूछी हुई है, बिड प्राइस। तो हमने कहा था सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको हर किस्म की रेलेवेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करना है। तो यहां पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर हम वर्किंग्स करेंगे। देखें जी क्वेश्चन में वो क्या कहता है। क्वेश्चन क्योंकि ये लेंथी है काफी ज्यादा, तो मैं जरा इसको पीसेज में पढ़ूंगा। कहता है टोपाज लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। पर लिमिटेड, वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स, has invited TL to bid for a special order of 1,50,000 units of product beta। जी, इसमें आपने जो सेलिंग प्राइस निकालनी है पर यूनिट फॉर 1,50,000 यूनिट्स ऑफ बीटा। जी जनाब, बीटा के 1.5 लाख यूनिट्स के लिए आपने करना और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। Following information is available for the preparation of bid। जी, each unit of product beta requires 0.5 kg of material C। ले जी, जो पहला बुलेट है उसमें मटेरियल सी आ जाएगा। मैं पहले फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि हम उसमें लिख सकें। कॉस्ट बाद में लिखते हैं, आगे मैं पढ़ता हूं। नेक्स्ट, एवरी 100 यूनिट्स ऑफ बीटा प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 150 लेबर आवर। अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे तो 150 घंटे लगेंगे। 100 यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 150 घंटे को अगर आप 100 यूनिट पे डिवाइड करें तो आपको पता चलता है एक यूनिट बनाने पर 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 आवर्स। इसका मतलब है ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसमें लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट का जिक्र है। नेक्स्ट आ गया, बुलेट नंबर 3 में वेरिएबल एवरेज दिए हुए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए अगले पैराग्राफ में। जी, फिक्स्ड ओवरहेड हमने वो लिखे होते हैं जो एक्स्ट्रा हमें देने पड़े, पुराने वाले रेट की शक्ल में नहीं। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, या उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं जो रेलेवेंट होती है। अच्छा जी, ये नॉर्मल लॉस, ये पैराग्राफ जरूरी है। जब भी लॉस आता है ना सबसे पहले उसको पढ़ना है ध्यान से। नॉर्मल लॉस है और उसके बाद प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट, तो ये बिड प्राइस आ गई टोटल में, और आपको सेलिंग प्राइस जब पर यूनिट निकालनी होगी तो टोटल बिड प्राइस डिवाइडेड बाय 1,50,000 यूनिट, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप देखिएगा सबसे पहले ना आपने नॉर्मल लॉस को पढ़ना है। ये लॉस, अगर तो ये लॉस मटेरियल का हुआ, मैंने आपसे कहा था हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग बना उसमें 3 तरह का लॉस या 3 तरह की वेस्टेज आ सकती है। जी, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। 3 तरह की वेस्टेज या लॉस आता है, उसको नॉर्मल लॉस ही कहते हैं। एक सबसे पहले फिनिश प्रोडक्ट का लॉस आता है कि आप प्रोडक्ट यूनिट बनाते हैं और वो ज़ाया हो जाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट फिनिश यूनिट्स का। दूसरा लॉस आपका मटेरियल का हो सकता है। तीसरा लॉस आपका लेबर के टाइम का हो सकता है। अच्छा, अगर तो ये फिनिश यूनिट का हुआ तो ये इंडिपेंडेंटली डील होगा।
अगर ये फिनिश गुड्स का हुआ तो इंडिपेंडेंट है, अगर ये मटेरियल का हुआ तो पैराग्राफ 1 के साथ लिंक कर जाएगा, अगर ये लेबर का लॉस हुआ तो ये पैराग्राफ 2 के साथ लिंक करेगा। तो ये लॉस को पढ़ना है सबसे पहले। जो मैंने ये क्वेश्चन का स्किम किया ना, उसकी वजह यही है, इसीलिए आपको पेपर में पहले पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी सवाल में लॉस आ जाए तो आपने ये देखना है कि लॉस कौन सा है। फिनिश प्रोडक्ट का है तो इंडिपेंडेंट रहेगा, उसका यूनिट्स पे इफेक्ट आएगा। मटेरियल का है, लेबर का है, ये सवाल में पढ़ना है। कहता है नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 4% ऑफ इनपुट क्वांटिटी। इसका मतलब है इसमें इनपुट 100% है, वेस्टेज 4% है, आउटपुट 96% है। कहता है एंड इज डिटरमिन्ड at the time of inspection which is carried out when unit is 60% complete। यूनिट से मुराद फिनिश प्रोडक्ट का यूनिट है, मटेरियल तो केजी में है। कहता है जब आपकी फिनिश प्रोडक्ट का यूनिट 60% मुकम्मल होगा ना तो हम इंस्पेक्शन करेंगे, और इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चलता है कि यूनिट 4% क्वांटिटी खराब है। तो जब आप फिनिश प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करते हैं ना, यानी होता क्या है, ये देखिए जी, जब आप फिनिश प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट कंप्लीट हुई, कंप्लीट होती है 100% पे जाके। जब हमारी प्रोडक्ट 60% कंप्लीट होती है तो इस पॉइंट पर आप इंस्पेक्शन करते हैं। जितनी भी आपने प्रोडक्ट स्टार्ट की थी ना, उनकी आप इस पॉइंट पर आकर चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद कुछ यूनिट तो सही होते हैं, वो आगे चले जाते हैं, कुछ यूनिट जो खराब होते हैं वो रिजेक्ट, वो लगा हो जाते हैं, वो जाया कर दिए जाते हैं और उनके ऊपर फर्दर काम नहीं किया जाता। तो इस पॉइंट के बाद इंस्पेक्शन के बाद यूनिट्स 200 में टूट जाते हैं, गुड यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और जो जाया हुए यूनिट है वो हम स्क्रैप फेंक देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर रिमेनिंग काम जो 40% आपने और काम करना था वो आप काम नहीं करते, ये होता। तो वो कहता है कि जब हमारे यूनिट 60% कंप्लीट है तो हमने इंस्पेक्शन किया। अच्छा, वो कहता है मटेरियल इज एडेड टू द प्रोसेस एट द बिगिनिंग। मटेरियल शुरू में ही लग जाता है, मटेरियल सारा शुरू में ही लग जाता है। इस लाइन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपकी जाया होंगी उन पे मटेरियल सारा ही जाया हो जाएगा। लेबर और ओवरहेड्स कहता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आपने जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाएगी उस पर लेबर ओवरहेड कॉस्ट लगती जाएगी। मटेरियल सारा शुरू में लग जाता है, लेबर ओवरहेड साथ साथ लगती है। तो जब आपकी 60% पे जाकर चीजें मुकम्मल होकर इंस्पेक्ट होती हैं तो आपने लेबर ओवरहेड 60% तक लगाया होता है। जितनी जितनी आप ओवरहेड लगाते जाएंगे कॉस्ट कंप्लीट होती जाएगी। तो एक्चुअली कंप्लीट का मतलब है लेबर और ओवरहेड 60% कंप्लीट है, लेकिन मटेरियल बिगिनिंग के सारा लगने की वजह से मटेरियल 100% कंप्लीट है। तो अब इस सारे फिक्रे का निचोड़ क्या है, इस सारे फिक्रे का निचोड़ क्या है, ये पहली दफा आया कि उसने ये कहा कि इतने % कंप्लीट है, इतने % कंप्लीट है। तो ये याद रखें, जो आपकी प्रोडक्ट जाया होती है वो एंड पे जाके भी जाया हो सकती है। यहां पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो जाया तब हुई है जब उस पर मटीरियल तो 100% लग चुका था, लेकिन लेबर और एफर्ट उस पर 60% लगे थे, और जितनी क्वांटिटी जाया हुई है वो 4% होती है बेटा। 4% ऑफ इनपुट क्वांटिटी जाया होती है। अच्छा, ये जो 60% है या बिगनिंग है, ये लाइन का इस्तेमाल बाद में है। पहली बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 4% का लॉस होता है, 4% का लॉस होता है। जी ये जरा ध्यान से समझिए जी बेटा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वेरिएबल फिक्स। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये 3 या 4 चीजें चाहिए। अच्छा, मटेरियल आप शुरू में ही लगा देते हैं, मटेरियल आप शुरू में ही लगा देते हैं। ठीक है, मटेरियल उसने कहा 100% शुरू में ही लग जाता है। लेबर और ओवरहेड वो कहता है इवनली लगती है। इवनली का मतलब है जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगी वैसे वैसे लगेगी। तो आपकी प्रोडक्ट जब 60% पे चेक की जाती है, जब उसकी इंस्पेक्शन की जाती है बेटा, तो उसमें से जो जाया हुए वो यूनिट होते हैं, गुड यूनिट नहीं, गुड तो आगे चले गए,
जो यूनिट आपके इस पॉइंट पे जाया होते हैं वो जाया हुए यूनिट पे मटेरियल 100% लग चुका होता है क्योंकि वो बिगिनिंग पे लग गया है। लेबर और ओवरहेड जो है ना वो 60% तक लगी है इवनली होने की वजह से। रिमेनिंग 40% लेबर और ओवरहेड नहीं लगाते क्योंकि जो चीज खराब हो जाए ना उसके ऊपर बाकी काम ही किया जाता। बाकी काम करने का मतलब है हमारा नुकसान बढ़ रहा है। ले जी, ये बात समझ आती है आपको कि बिगिनिंग का मतलब है मटेरियल शुरू में लग जाता है तो 100% मटेरियल कंप्लीट है। लेबर एफर्ट 60% लगी हुई है। 60% का मतलब 60% कॉस्ट है। टाइम और कॉस्ट 60% लगी है। रिमेनिंग 40% टाइम और कॉस्ट अभी लगाना था, जाया होने की वजह से हम उस पर और नहीं लगा रहे। अच्छा, अब उसके बाद ये वाले पैराग्राफ में प्रॉफिट दिया हुआ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये मार्जिन रेट दिया हुआ प्रॉफिट 20% ऑफ सेल प्राइस है। अब सबसे पहले ये सवाल में फिनिश प्रोडक्ट जाया हो रही है तो इसकी वर्किंग आपने करनी है। फिनिश्ड यूनिट्स का लॉस है। मटेरियल सी का कोई जिक्र नहीं किया, लेबर का भी जिक्र नहीं किया, प्रोडक्ट जाया हो रही है। हाँ जी, जब भी आपकी प्रोडक्ट जाया होनी हो तो सबसे पहले आपने उसकी वर्किंग करनी है। अब इसका फॉर्मेट आपको तो याद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमने ये लिखा था कि हमें गुड यूनिट्स कितने चाहिए जो हमने ऑर्डर में बना के देने हैं। गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड, इसको कहते हैं आउटपुट यूनिट्स। बस जितना नॉर्मल लॉस हो जाता है आपका रूटीन में वह 4% ऑफ इनपुट क्वांटिटी और टोटल प्रोडक्शन जो हम करेंगे इसको कहते हैं इनपुट क्वांटिटी। यह फॉर्मेट था। गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड, नॉर्मल लॉस प्लस करें टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड। यहां हम परसेंटेज लिखते हैं और यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं। पहले परसेंटेजेस लिखना है मुझे। नॉर्मल लॉस 4% है। 100% किसे रखेंगे बेटा? 100% किसे रखेंगे? 100% किसे रखेंगे? हाँ जी, इनपुट 100% है। अब आप मुझे बताएं, हमें जो ऑर्डर मिला है हमने उसमें कस्टमर को 1.5 लाख यूनिट्स बना के देने हैं, तो वो 1.5 लाख यूनिट्स हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे? बताएं, हमने कस्टमर को 1.5 लाख यूनिट्स बना के देने हैं, 1.5 लाख यूनिट्स हम कहाँ लिखेंगे? हम 1.5 लाख यूनिट्स कहाँ लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 1.5 लाख से कम कस्टमर को दे ही नहीं सकते, तो हमने 1.5 लाख यूनिट्स को यहाँ लिखना है। हमें इतने गुड यूनिट्स चाहिए जो हम कस्टमर को दे सके। हाँ जी, गुड यूनिट्स के सामने 1.5 लाख यूनिट्स आपको बनाने ही बनाने हैं क्योंकि कस्टमर को आपने 1.5 लाख यूनिट्स देने हैं। अब आपने 1.5 लाख से थोड़े ज्यादा बनाएंगे ताकि कस्टमर के अगर जाया भी हो जाए तो बाकी 1.5 लाख दे सके। तो यहाँ पर हम कितने बनाएंगे वो निकाल लें अपने। 1.5 लाख से थोड़े से ज्यादा बनाएंगे बेटा आप, लेकिन उसमें से जाया होने के बाद कस्टमर को देने के लिए 1.5 लाख बचेंगे जी। अब ये यूनिट कैसे निकालेंगे आप? 1.5 लाख यूनिट्स, तो हमें गुड यूनिट्स चाहिए। अब हम करेंगे 1.5 लाख यूनिट्स 96% के बराबर है, तो 1% के बराबर निकालकर 100%, तो ये मेरा ख्याल आ जाता है 156। हम टोटल 1,56,000 यूनिट्स बनाएंगे। 1,56,250 यूनिट टोटल बनाएंगे, जिसमें से 60% में पहुंच के ये 6,250 यूनिट जाया हो जाएंगे। 1.5 लाख यूनिट जो है ना, 1.5 लाख यूनिट्स ये गुड यूनिट्स बच जाएंगे और हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो लेकिन हम जो टोटल प्रोडक्शन करेंगे वो 1,56,250 यूनिट्स की करेंगे, ठीक है? 1,56,250 यूनिट्स की। अभी वो जो 60% कंप्लीट वगैरह वाला पॉइंट था ना, वो अभी मैंने काउंट नहीं किया। ये मैं जब कॉस्ट निकालूंगा ना तब काउंट कर लूंगा। अभी आपने यहाँ पे कोई वो 60% 100% वाली बात ही लेके आनी, यहाँ पे सीधे सीधे आपने सिर्फ यूनिट्स निकालने थे। 1,56,250 यूनिट्स आप टोटल बनाएंगे, जिसमें से 1,50,000 यूनिट जो होंगे वो गुड यूनिट्स होंगे। 6,250 यूनिट नॉर्मल लॉस पे होंगे। इसमें से मटेरियल जो ये यूनिट है इनके मटेरियल तो पूरा लग चुका होगा बिगिनिंग में होने की वजह से। लेबर ओवरहेड जो लगे हैं वो 60% लगे हैं, 60% कंप्लीट है। लेकिन ये जो कंप्लीशन रेट है ना, ये रेट इसका फिलहाल अभी हमने कोई इस्तेमाल नहीं करना। हमने अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना, वो बाद में जब हम कॉस्ट अभी निकालते हैं तब वो करेंगे। इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन जब कॉस्ट निकालनी हो कंप्लीशन रेट कहते हैं उसको। सबसे पहले ये आगे, अब आपने ये वाले यूनिट्स लेके चलना है।
यानी जो मैं ऊपर ये लिखूंगा ना, मटीरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, मैं 1,50,000 यूनिट्स के लिए लिखूंगा, 1,56,250 यूनिट्स की लिखूंगा ये मटीरियल लेबर कॉस्ट। तो अब वर्किंग नंबर 2 हम करते हैं मटीरियल सी की कॉस्ट, मटीरियल सी की कॉस्ट पढ़ेगी इसको जरा आप। पहला बुलेट नंबर 1 मटीरियल सी। हाँ जी बेटा देखा जरा, आपने पढ़ लिया होगा। कहता है 1 यूनिट बनाने में 0.5 kg मटीरियल सी चाहिए, 1 यूनिट बनाने में 0.5 चाहिए। तो फौरन हम नीचे आके ये देख लेंगे टोटल मटीरियल सी की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर मटीरियल सी, बताएंगे आप कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। 1 यूनिट बनाने में 0.5 kg लग रहा है, 1 यूनिट बनाने में 0.5 kg लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप 1.5 लाख यूनिट्स से जरा दे देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। वजह बेटा गुड यूनिट्स से तो नहीं बनने, खाली वो जो जाया हो रहा है उस पर भी काम होना है। आपको मैंने कहा है इतने यूनिट्स बनाने हैं टोटल, तो जब आपकी वेस्टेज आ जाए तो आपको ये यूनिट्स प्रोडक्शन करनी थी। 1,50,000 नहीं बल्कि 1,56,250 यूनिट्स की टोटल प्रोडक्शन करनी है, और इन पे भी मटीरियल लगना है 6,250 पे, और पूरा लगना है 1,56,250 यूनिट्स पे 0.5 kg के हिसाब से 78,125 kg। कुछ बच्चे इसको ऐसे निकाल लेते हैं कि हमने सर 1.5 लाख यूनिट गुड यूनिट्स बनाने हैं, उन पे 0.5 kg लगेगा, और जो जाया होने वाले यूनिट है और 6,250 उन पे भी 0.5 kg लग रहा है, तो दोनों मिलाकर 78,125 kg लगेगा। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है प्रेजेंट करने का कि गुड यूनिट्स पे भी लगना है और जाया होने वाले यूनिट्स पे भी लगना है। मैंने इकट्ठा ही ले लिया कि टोटल हमने प्रोडक्शन 1,56,000 यूनिट्स की करनी है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम 1,50,000 ले। ये देखे जी, समझ आती है बात आपको। तो ये वाली प्रेजेंटेशन फिलहाल अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल शुरू में ही लग जाता है तो जाया होने वाले यूनिट पे भी लगा है और गुड यूनिट्स पे भी लगा है, तो टोटल इतनी क्वांटिटी आपको मटेरियल की रिक्वायर्ड है। अब आगे वो क्या कहता है, हाँ जी मैं सारा पढ़ के फिर आऊंगा। कहता है दिस मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली, ये मटेरियल आप खरीदते नहीं है बल्कि प्रोड्यूस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक सवाल किया था जिसमें मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, मटेरियल एक्स हम परचेज करते हैं, मटेरियल वाई हम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है हम मटेरियल सी को खुद प्रोड्यूस करते हैं इन बैचेज ऑफ 25,000 kg ईच। बैचेज ऑफ 25,000 का मतलब है एक दफा में 25,000 kg बनाते हैं, ना 25,000 kg से कम बनाते हैं ना 25,000 kg से ज्यादा बनाते हैं, तो हम 25,000 करके बनाते हैं। और हमारी 1 kg की बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 200 रुपया पर kg है, जो वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसके अंदर सारी जो प्रोडक्ट को बनाने और मटेरियल को बनाने की मटेरियल लेबर कॉस्ट थी ना वो शामिल है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है इकट्ठी कर दी है उसने। और एक दफा बैच को सेटअप करने को, सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपने 25,000 kg बनाना है, जिस मशीन पे बनाना है उसको प्रिपेयर करने पे कॉस्ट आती है। सेटअप कॉस्ट कहते हैं प्रिपरेशन कॉस्ट को, बैच की प्रोडक्शन करने से पहले जो मशीन को प्रिपेयर किया जाता है। तो 80,000 रुपए की एक बैच पे कॉस्ट है। तो अगर ये 200 रुपया पर केजी है तो इसको भी मैं पर केजी कन्वर्ट कर सकता हूं। 80,000 रुपए डिवाइडेड बाय एक बैच में 25,000 बनता है ना, एक बैच में 25,000 केजी बनता है, तो एक केजी की जो ये कॉस्ट आती है वो आती है 3.20। ये भी वेरिएबल है लेकिन ये पर बैच पे दी थी जिसको मैंने पर केजी पे कन्वर्ट किया है। अगर आप इसको पर बैच पे काउंट करें तब भी ठीक है। 25,000 केजी का एक बैच है, 50,000 केजी 2 बैच हो जाएंगे, 75,000 केजी 3 बैच हो जाएंगे, 1 लाख 4 बैच हो जाएंगे, 1,25,000 की क्वांटिटी बनाए तो 5 बैचेस हो जाएंगे। इस तरह
हर बैच 25,000 का आप ऐड करते जाए तो ये बढ़ती जाएगी। कहता है मटेरियल सी कुड बी सोल्ड इन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 225 रुपीज पर केजी। हमारा जो ये मटेरियल सी है, ये जो हम बनाते हैं, ये इस्तेमाल करने के अलावा ये मार्केट में भी बिक सकता है, और इसकी मार्केट की जो सेल प्राइस है वो 225 रुपए पर केजी है। उसके बाद वो कहता है कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख केजी। कंपनी के पास 1 लाख केजी बनाने की कैपेसिटी है, यानी मैक्सिमम कंपनी 1 लाख केजी बना सकती है। हाउएवर करंट डिमांड का मतलब होता है सेल क्वांटिटी। तो कहता है वो जो कंपनी की 1 लाख की कैपेसिटी है उसमें से कितनी क्वांटिटी करंटली सेल हो सकती है। कहता है मटेरियल सी की करंटली क्वांटिटी जो मार्केट में सेल होती है वो 75,000 केजी है, यानी उसकी जो करंट डिमांड है वो 75,000 केजी है। आप 1 लाख केजी में से 75,000 केजी बना रहे होंगे, 25,000 केजी की मार्केट में क्योंकि डिमांड नहीं है तो हम उसको नहीं बना रहे होंगे। डिसीजन मेकिंग में assumption है नो इन्वेंट्री। अगर आपके 75,000 केजी बिकते हैं, डिमांड 75 की है, तो आप 75 ही बनाते हैं। 25,000 केजी की अभी डिमांड कोई नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास 25,000 केजी की स्पेयर कैपेसिटी है। 1 लाख केजी में से 75,000 केजी तो मार्केट में बिक जाता है, 25,000 केजी की कैपेसिटी अभी स्पेयर पड़ी है। 1 लाख केजी 100% है। अगर कंपनी की डिमांड 75,000 केजी है, इसका मतलब है कंपनी 75% पे काम कर रही है ना मटेरियल सी के लिए। 25% अभी भी स्पेयर कैपेसिटी आपके पास, जरूरी नहीं है कैपेसिटी परसेंटेज में हो, यूनिट्स केजी में भी होती है। तो 1 लाख केजी टोटल कैपेसिटी थी, वो 100% होती है हमेशा। उसमें से 75,000 केजी आप मार्केट में बना के बेच सकते हैं, बाकी 25,000 केजी की कोई मार्केट डिमांड नहीं है, तो वो स्पेयर कैपेसिटी है। अब आपको अगर ये स्पेशल ऑर्डर बनाना है, अगर आपको स्पेशल ऑर्डर करना है तो पहले आप 25,000 केजी बनाएंगे स्पेयर कैपेसिटी में से, और बाकी जो फिर 53,125 केजी बचेगा, इसके लिए भी हम पढ़ते हैं क्या करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है वो नहीं बताया उसने। और बाकी जो फिर 53,125 केजी बचेगा, इसके लिए भी हम पढ़ते हैं क्या करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है वो नहीं बताया उसने। हमारी ऑर्डर को बनाने में 78,125 केजी लगना है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल सी की स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, तो पहले हम 25,000 केजी स्पेयर कैपेसिटी में से बनाएंगे। तो अब लिखेंगे जी 25,000 केजी प्रोड्यूस्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम स्पेयर कैपेसिटी। आप ये 25,000 केजी जो पहले नहीं बनाते थे, अब आप स्पेशल ऑर्डर के लिए बनाएंगे। 1 लाख की टोटल कैपेसिटी थी, जिसमें से हम 25,000 केजी नहीं बनाते थे क्योंकि वो स्पेयर था, डिमांड ही नहीं थी। अब आप जब ये 25,000 बनाएंगे तो आपको कौन कौन सी कॉस्ट कैश में देनी पड़ेगी। ले जी, उसने कहा था आप जब प्रोड्यूस करते हैं तो 200 रुपए पर केजी के हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो लिखेगी वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपया पर केजी, तो 200 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, 25,000 है तो 5,000 प्लस सेटअप कॉस्ट 80,000 रुपए की पर बैच, 3.2 पर केजी इंटू 25,000 केजी। इसका मतलब है एक ही बैच बन रहा है ना, 80,000 आ जाएगा। चेक कर लो, चेक 1 केजी की सेटअप कॉस्ट है 3.2, तो 25,000 केजी आपने बनाना है। एक और बैच की कॉस्ट पड़ जाएगी, ये ले जी 50800000। ले जी, ये कॉस्ट आ गई, इतने केजी की कॉस्ट मैंने निकाल लिया। अब जो 53,125 केजी की कॉस्ट है, ये अब आपने निकाल लिया। 25,000 केजी हमने स्पेयर कैपेसिटी में से बना लिया है। अब जो 53,000 के 125 केजी है, ये अब आपको कहां से पूरा करना है बताएं जी। आपका माइंड क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है, क्या करना चाहिए। अच्छा ये देखें सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है
कि हमारे पास 1,00,000 केजी की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से हम 75,000 केजी को प्रोड्यूस करते हैं करंटली और मार्केट में सेल कर देते हैं 225 रुपए पर केजी पर। 25,000 केजी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी थी। 25,000 केजी हमारे पास क्या थी? स्पेयर कैपेसिटी थी। हमने क्या करना है? हमने ये जो 25,000 केजी पहले प्रोड्यूस नहीं हो रहा था वो हमने प्रोड्यूस कर लिया और इस 25,000 केजी की हमने कॉस्ट ले ली। अब जो बाकी हमें 53,000 केजी चाहिए वो ये जो 75,000 केजी प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिकता था, हम इसको प्रोड्यूस करके स्पेशल ऑर्डर पर यूज कर लेंगे। तो हम मार्केट में बेचने की बजाय 75,000 केजी में से 53,125 केजी प्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन मार्केट में बेचने की बजाय स्पेशल ऑर्डर पे यूज करेंगे। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि करंटली आप क्या कर रहे थे कि इसकी सारी क्वांटिटी प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर रहे थे। इसमें से अब 53,125 केजी प्रोड्यूस तो हो गया वो ठीक है, लेकिन वो सेल करने की बजाय हम स्पेशल ऑर्डर पर यूज कर लेंगे। तो स्पेशल ऑर्डर की वजह से चेंज ये आया कि प्रोड्यूस करना तो पड़ा, सेल करने की बजाय जब आप यूज करेंगे तो जितना सेल करने से रेवेन्यू आता था वो रेवेन्यू आपको नहीं मिल पाएगा। पहले 75,000 केजी हम प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच देते थे सारा। अब हम 75,000 केजी प्रोड्यूस करेंगे, कुछ मार्केट में बेचेंगे, रिमेनिंग स्पेशल ऑर्डर पे इस्तेमाल करेंगे 53,125। तो वो जो 53,125 केजी प्रोड्यूस होकर मार्केट में नहीं बिक रहा, हमने उस मटेरियल को लेके चलना है। तो 53,125 केजी प्रोड्यूस होगा लेकिन सेल नहीं होगा। इसको और भी बेहतर तरीके से मैं नीचे लिख सकता हूं, जगह नहीं है यहाँ पे। रेलेवेंट कॉस्टिंग कहती है जो चेंज होती है ना, चेंज हमेशा चेंजेस रेलेवेंट होती हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये देखें हमारे पास 1,00,000 केजी की कैपेसिटी है करंटली। टोटल कैपेसिटी 1,00,000 की है। 75,000 केजीज और 25,000 केजीज, इसको भी मैं 200 में तोड़ लेता हूं। 53,125 हमें चाहिए ना, मसला ये है। उसको मैं रहा कर लेता हूं जानबूझ के समझाने के लिए। 75,000 में से अगर हम 53,125 माइनस कर दें 21,875, 75,000 केजी 25,000 केजी। मैंने इस तरह दो ट्री को बनाया समझाने के लिए। देखें जी, स्पेशल ऑर्डर आने से पहले, स्पेशल ऑर्डर के बगैर, अगर हम स्पेशल ऑर्डर ना हो, हाँ जी, अगर स्पेशल ऑर्डर ना आता या ना हो तो क्या होगा? स्पेशल ऑर्डर ना हो तो क्या होगा बताएं जी इस ट्री को। हाँ जी, अगर स्पेशल ऑर्डर ना होता, ये विदाउट स्पेशल ऑर्डर है ट्री और ये स्पेशल ऑर्डर के बाद विद स्पेशल ऑर्डर है। स्पेशल ऑर्डर के बगैर बताएं जी, हमारी मटेरियल सी की 1,00,000 केजी की कैपेसिटी है, उसमें से 75,000 केजी को मैंने तोड़ दिया 21,875 में, 53,125 में और 25 में। अगर स्पेशल ऑर्डर ना आता तो ये जो 21,175 केजी है ये हम प्रोड्यूस करते और मार्केट में सेल कर देते। ये जो 53,125 केजी है ये हम प्रोड्यूस करते और सेल करते, और ये जो 25,000 केजी है इसकी हमारे पास क्या होती? स्पेयर कैपेसिटी। ये सिचुएशन थी। करंटली स्पेशल ऑर्डर जब तक नहीं था हमारे पास ये सिचुएशन थी कि हम ये टोटल 75,000 केजी प्रोड्यूस करके सेल कर रहे थे। मैंने उसको 200 में तोड़ दिया ताकि मैं यहां पर अगले पॉइंट से कंपेयर कर सकूं। अब आप मुझे बताएं क्या होगा जब स्पेशल ऑर्डर आता है। तो ये जो स्पेयर पड़ा था हमने इसको प्रोड्यूस किया और यूज फॉर स्पेशल ऑर्डर। ये जो 25,000 केजी पहले बिल्कुल फारिग था, नहीं इस्तेमाल होता था,
अब हमने 25,000 kg को प्रोड्यूस किया और यूज किया, तो प्रोड्यूस करके यूज करने की रेलेवेंट कॉस्ट में ऊपर लिख चुका हूं। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, अब ये जो 53,125 kg है जी, 53,125 kg, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सेल करने की बजाय यूज कर लेंगे फॉर स्पेशल ऑर्डर। ये जो 28,125 kg है, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे और उसको मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि हमें स्पेशल ऑर्डर के लिए ही चाहिए। तो चेंजेस कहां पे आएंगे? जो चेंजेस है ना, वो इंपॉर्टेंट है जी। चेंज कहां आया है? पहला चेंज तो ये इस 25,000 पे आया ना, पहला चेंज तो इस 25,000 पे आया। हम 25,000 kg पहले प्रोड्यूस नहीं करते थे, अब प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी हमें पड़ेगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। दूसरा चेंज, इस 21,875 पे कोई चेंज नहीं आया। ये पहले भी प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच रहे थे, अब भी प्रोड्यूस, इसमें कोई चेंज नहीं आया। दूसरा चेंज इस पे आया, 53,125 kg पहले हम प्रोड्यूस करते थे, अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सेल करने की बजाय जब इसको स्पेशल ऑर्डर पे यूज करेंगे, तो ये चेंज है जी। आपको जो सेल रेवेन्यू मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि जो आपको पहले सेल रेवेन्यू मिलता था, अब वो नहीं मिल पाएगा? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमने उसको प्रोड्यूस करके यूज कर लिया। ये देखे ना, प्रोड्यूस सेल बट नॉट सेल, ये यूज कर लिया। तो ये जो 53,125 kg है ना, इसमें आपको लेनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी, करंटली 53,000। हाँ जी, अगर स्पेशल ऑर्डर ना हो, इफ देयर इज नो स्पेशल ऑर्डर, अगर स्पेशल ऑर्डर ना हो तो 53,000 kg को 53,125 kg कैन बी सोल्ड एट ₹225 पर kg। लेकिन अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो उसकी वजह से ये जो आप प्रोड्यूस करके पहले सेल कर रहे थे, आप सेल करना मिस कर जाएंगे। प्रोड्यूस करके स्पेशल ऑर्डर पे यूज करेंगे, तो सेल वैल्यू जो होगी ना इसकी मटेरियल सी की, ये फॉरगॉन होगी। 225 रुपए पर kg इंटू 53,125 kg ले जी। अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो आपकी जो सेल वैल्यू है वो फॉरगॉन होगी। तो ये आती है 11,953,125, 11,953,125, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। अगर स्पेशल ऑर्डर ना आता तो हमने 53,125 kg को प्रोड्यूस करके सेल करना था। अब हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, जो चीज कॉमन होना वो रेलेवेंट नहीं होती। प्रोड्यूस करना ये रेलेवेंट नहीं है। हाँ, जो हम सेल करते हैं वो सेल हमने जाया कर दी या जाया कर लेंगे, तो सेल रेवेन्यू फॉरगॉन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो 11,953,125 प्लस 5080,000, तो इसको और इसको दोनों को जमा कर लें, इसको 5080 और ये 1195, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ जाती है, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आती है 17,033,125। ले जी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई। आगे चले जी लेबर पे आगे आसान है, आगे जल्दी हो जाए। हाँ जी, लेबर मटेरियल इसमें सबसे मुश्किल था। हाँ जी, लेबर सबसे पहले आपको डाटा पढ़ना है जी। वो क्या कहता है 100 यूनिट्स अगर आप बनाए तो 150 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम पर यूनिट निकालें, लेबर आवर्स एक यूनिट बनाने में। 100 यूनिट्स वो बनाए तो वो कहता है 150 घंटे लगते हैं। तो एक यूनिट का टाइम है 1.5 आवर्स पर यूनिट। ठीक है, आगे चलो। वर्कर्स आर पेड जी, वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ ₹9,000 पर मंथ। वर्कर्स को महीने के 9,000 रुपए दिए जाते हैं, और महीने में कितने घंटे उन्होंने काम करना है ये भी लिखा हुआ है। ये द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर पर मंथ आर फिक्स्ड एट 200। अगर ये स्टैंडर्ड वर्किंग आवर दिए हो तो ये जो आपको पर मंथ वेजेस दी हुई है,
आप इसको पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कहता है वर्कर्स को नॉर्मली 9,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है और उन्होंने महीने में 200 घंटे काम करना ही करना है, तो 9,000 घंटे महीने की वेजेस है और महीने में 200 घंटे का काम होता है। तो अगर वेजेस रेट पर आवर देखना हो, बेसिक पे का रेट पर आवर देखना हो, तो वो क्या बनता है 9,000 रुपया पर मंथ डिवाइडेड बाय 200 घंटे पर मंथ, 45 रुपए पर आवर आ जाता है। आगे चले, कहता है जी आइडल लेबर आवर्स स्पेयर कैपेसिटी को कहते हैं। आइडल लेबर आवर्स आर पेड 60% ऑफ द नॉर्मल रेट। हाँ जी, पार्शियल रेट वाला रूल आ गया कि आइडल आवर्स में हम 60% पे करते हैं, तो अगर आइडल नहीं रहेंगे तो रिमेनिंग जो 40% है वो भी आपको देना पड़ेगा। रिमेनिंग कंपनी के पास करंटली 20,000 घंटे हैं जी, तो कंपनी के पास करंटली 20,000 घंटे स्पेयर कैपेसिटी में है। उसने आइडल आवर्स लिखा है, हम लिखेंगे स्पेयर कैपेसिटी। कंपनी के पास इस वक्त 20,000 घंटे स्पेयर है और कंपनी उसका 60% ऑलरेडी दे चुकी हुई है। अगर आप स्पेशल ऑर्डर करेंगे, स्पेशल ऑर्डर करके अगर आप ये 20,000 घंटे यूज करेंगे तो जो आपने रिमेनिंग 40% है वो देना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले देखता हूँ मुझे टोटल लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड है। टोटल लेबर आवर्स कितने चाहिए जी, हमने 1.5 लाख गुड यूनिट्स बनाने हैं जी, 1.5 लाख गुड यूनिट्स बनाने जिसपे 1.5 घंटा लगना है और 6,250 यूनिट्स हमने बनाने हैं, लेकिन वो 60% कंप्लीट होंगे। ये पॉइंट है, जो आपके गुड यूनिट्स हैं वो तो पूरे बनेंगे लेकिन ये 60% कंप्लीट होंगे। तो जो यूनिट 60% कंप्लीट होंगे तो 60% के हिसाब से आपने टाइम लेना है। अगर वो कहता है 100% कंप्लीट हो रहा है तो यहां पे मैं 1.5 घंटे से जरा दे देता। ये गुड यूनिट्स का टाइम है और ये जो जाया हो रहा है ये उनका टाइम है। वो 60% कंप्लीट है तो 60% यूनिट्स कंप्लीट लेने हैं। अब आपको लेबर एफर्ट्स में 60% लेना है, क्योंकि उसने कहा हुआ था कि मटेरियल बिगनिंग पे लग जाता है, तो इसीलिए मटेरियल 100% कंप्लीट था। मटेरियल में मैंने 60% नहीं किया। अगर वो कहता ना मटेरियल भी इवनली बेसिस पर है तो मैं मटेरियल में भी 60% लेता 1.5 kg के साथ। तो गुड यूनिट्स का ये टाइम है, जाया हुए यूनिट्स क्योंकि 60% कंप्लीट है, तो जितने परसेंट कंप्लीट होंगे उतने परसेंट आपने टाइम लेना है। ये 60% क्या चीज है, ये वाला 60% नहीं है, ये 60% कंप्लीट यूनिट्स का कंप्लीशन रेट है। हमारे गुड यूनिट्स का टाइम प्लस जो जाया हो रहा है उनका टाइम दोनों मिला लें तो 2,30,625 घंटे टोटल हमें चाहिए। हमें स्पेशल ऑर्डर करने के लिए टोटल इतने घंटे चाहिए 2,30,625। तो 20,000 तो पहले हम स्पेयर टाइम में से पूरे करेंगे। 20,000 2,30,000 में से 20,000 यहां पूरे हो गए तो बाकी बैलेंसिंग फिगर इतने घंटे के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा या हायरिंग करनी पड़ेगी या डाइवर्ट करना पड़ेगा, कोई ये काम होगा। हमें स्पेशल ऑर्डर के लिए टोटल 2,30,625 घंटे चाहिए, जिसमें से 20,000 घंटे आइडल पड़े हुए हैं। तो 20,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 45 रुपए पर आवर और 60% हम ऑलरेडी दे चुके हैं वेजेस, रिमेनिंग 40% अब देनी है। 20,000 घंटों पे 45 रुपए के हिसाब से जो आप पहले दे चुके हैं वो नहीं, बाकी आपने लेनी है। अब 45 रुपए हमें क्वेश्चन में हमने निकाला था, 40% रिमेनिंग वेजेस देनी है। 40% कहां से आया है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि हम 60% ऑलरेडी दे चुके हुए हैं वेजेस फारिग टाइम में, तो रिमेनिंग 40% देनी है। अब ये जो 2,10,000 है ये कहां से आया, 2,30,000 माइनस 20,000। अब ये 2,10,625 घंटे जो है इनके ऊपर आपको वेजेस देनी पड़ेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा हुआ।
2,10,625 घंटों की वेजिस का कुछ नहीं कहा हुआ, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने बंदे हायर करने 45 रुपए पर आवर पर ही, कुछ नहीं कहा हुआ, तो मैं हायरिंग एज्यूम कर रहा हूं। अगर कुछ ना कहा हो तो आप हायरिंग एज्यूम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यहां पर ओवर टाइम का कह दे या डाइवर्ट का कह दे फिर नहीं कुछ करना। हाँ, ओवर टाइम का कह देता फिर मैंने सिर्फ ओवर टाइम लेना था। अब उसने कुछ नहीं कहा हुआ तो मैं इतने घंटों के लिए वर्कर की हायरिंग एज्यूम करूंगा। 2,10,625 घंटों के लिए हायरिंग एज्यूम करूंगा 45 रुपए के हिसाब से, तो 9,478,125 हायरिंग एज्यूम किया है। हायरिंग के अलावा आपको पता है कि अब लेबर के पास टाइम ना हो, स्पेयर टाइम ना हो, तो या हायरिंग हो सकती है या ओवर टाइम हो सकता है या किसी और प्रोडक्ट से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए भी डाटे के मोहताज है, इसके लिए भी हम डाटे के मोहताज हैं, इसके लिए भी हम डाटे के मोहताज है, लेकिन इसमें हम एजम्पशन ले सकते हैं। अगर ये दोनों ना दिए हो तो हम एजम्पशन ले सकते हैं कि हमने वर्कर को 45 रुपए के रेट पर ही नए बंदे हायर करके काम कराना है स्पेशल ऑर्डर का। तो ये मैंने हायरिंग एज्यूम कर ली। अब आप अगर टोटल कर लें तो टोटल आ जाता है 9,838,125। ये टोटल लेबर कॉस्ट है 9,838,125। यहां पे वर्किंग 1 आ गई, ये वर्किंग 2 आ गई। वेरिएबल ओवरहेड उसने बड़े आराम से कहा था कितने रुपीस पर आवर है, 25 रुपए पर लेबर आवर है। और इसमें भी जो जाया हुआ यूनिट है वो 60% कंप्लीट है, तो 25 रुपए पर आवर इनटू लेबर आवर। मुझे अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैंने नीचे निकाले हुए थे। ये 2,30,625 और इसमें ये 60% आया हुआ है, यही 2,30,625 जो लेबर आवर है, इतने घंटे टोटल काम होना है, तो 2,30,625 घंटों के वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। 2,30,625 लेबर आवर है, इंटू 25 रुपए करें तो आपकी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ जाती है 5,765,625। ले जी, आखिरी है फिक्स्ड ओवरहेड, और ये वर्किंग 2 थी, ये वर्किंग 3 थी। अब हम करने लगे हैं वर्किंग 4। एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी आपको देनी पड़ेगी जी? वर्किंग 4 वर्किंग 4 इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ले जी, क्या कहता है इसमें वो, कहता है फिक्स्ड ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट ₹22 मिलियन। आर एस्टिमेटेड का मतलब है रूटीन में जो हमारे साल के फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं या जो भी फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो 22 मिलियन होते हैं। ये स्पेशल ऑर्डर के लिए नहीं है। आर एस्टिमेटेड या इज एस्टिमेटेड ये पूरे बिजनेस के होते हैं और ये पैसे वाइज का टेंस है। तो बिजनेस के रूटीन में जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है वो 22 मिलियन है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस जो रूटीन किया है वो 22 मिलियन है। अच्छा, ये जो आप 22 मिलियन की फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं ये पूरे बिजनेस की है। आगे चलें, मुझे कहां से पता चला, इसमें कोई लिखा नहीं हुआ फॉर स्पेशल ऑर्डर या ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। तो फिक्स्ड ओवरहेड कहता है 22 मिलियन के हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट स्पेशल ऑर्डर वुड ऑक्यूपाई 30% ऑफ टोटल कैपेसिटी। आपका जो स्पेशल ऑर्डर है ना वो टोटल कैपेसिटी का 30% ऑक्यूपाई करेगा। कंपनी की टोटल कैपेसिटी 100% होती है जी, किसी भी कंपनी की टोटल कैपेसिटी 100% होती है और कुछ ना कहो तो ये फिक्स कॉस्ट इस 100% कैपेसिटी दी हुई होती है। 22 मिलियन जो फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की दी है ये टोटल कैपेसिटी के अगेंस्ट होती है। मसलन आपने स्टोर रूम अगर लिया हुआ किराए पे तो टोटल स्टोर रूम की कैपेसिटी 100% है और उसका किराया 22 मिलियन है। तो वो कहता है जी हमारा जो स्पेशल ऑर्डर है वो टोटल कैपेसिटी का 30% ऑक्यूपाई करेगा। जो प्रोडक्ट बीटा बनाने की कैपेसिटी है वो कहता है 50% तक बढ़ सकती है। बीटा की कैपेसिटी 50% तक बढ़ सकती है, 50% तक, और उसके लिए हमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट करनी पड़ेगी। कहता है बीटा की कैपेसिटी 50% तक बढ़ सकती है।
कैन भी लिखा हुआ, मस्ट नहीं लिखा। और जो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट होगा, जो इनहांस कैपेसिटी आप नई कैपेसिटी बढ़ाएंगे उस पर आपकी जो रेट पड़ेगा वो आपको करंट रेट से 1.5 गुना होगा, 1.5 टाइम्स द करंट रेट। यानी जो हम एडिशनल फिक्स कॉस्ट करेंगे वो पुराने रेट का 1.5 गुना होगा, 1.5 टाइम्स। इस वक्त कंपनी ने 80% कैपेसिटी यूटिलाइज की है बीटा को बनाने में। ले जी, टोटल सिचुएशन क्या बनी, कंपनी की टोटल कैपेसिटी जो है वो 100% है। कुछ ना कहो तो 100% ही होती है, किसी भी कंपनी की हमेशा टोटल कैपेसिटी 100% होती है। कंपनी इस वक्त करंटली 80% कैपेसिटी यूज कर रही है, तो कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी है 20%। हाँ जी, टोटल कैपेसिटी 100% है, 80% करंटली यूटिलाइज हो रही है। देखिए जी, हमारे पास 100% टोटल कैपेसिटी है, 80% हम करंटली यूज करें तो स्पेयर कैपेसिटी है 20%। अब हमारा जो स्पेशल ऑर्डर है उसने कहा था वो कितनी कैपेसिटी ऑक्यूपाई करेगा। हाँ जी, उसने कहा था स्पेशल ऑर्डर वुड ऑक्यूपाई 30% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। हमारा स्पेशल ऑर्डर 30% कैपेसिटी मांग रहा है। अब आपका क्या अमल होना चाहिए बताएं जी, आपका स्पेशल ऑर्डर 30% कैपेसिटी डिमांड कर रहा है, या आपको स्पेशल ऑर्डर के लिए जो 30% कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, अब आप इस 30% की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे। तो साफ सी बात है, हमारे पास क्योंकि 20% स्पेयर कैपेसिटी है तो पहले हम 20% स्पेयर कैपेसिटी में से पूरा करेंगे, और जो रिमेनिंग 10% है उसके लिए हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। जी बेटा, उसने कहा कि हमें 30% कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, तो जो 30% कैपेसिटी रिक्वायर्ड है 20% तो हम स्पेयर कैपेसिटी में से पूरा कर लेंगे, और बाकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसने कहा एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। इसके लिए एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड होंगे, जितनी कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे वो कहता है उसके लिए एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड होंगे, स्पेयर कैपेसिटी के लिए नहीं। उसने कहा कैपेसिटी आप इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम आप 50% तक इंक्रीज कर सकते हैं। हम 50% तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 10% इंक्रीज करनी पड़ी। उसने लिखा हुआ था अगर आप कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहें तो कैन इंक्रीज अप टू 50%, लेकिन मुझे तो सिर्फ 10% कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है। ले जी, अब इस 10% कैपेसिटी पे मेरी एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी। हाँ जी, जो आपको क्वेश्चन में 22 मिलियन दिया हुआ था वो 22 मिलियन कंपनी की 100% कैपेसिटी के अगेंस्ट होती थी। आपको 22 मिलियन की जो पुरानी फिक्स कॉस्ट दी हुई है वो कंपनी की 100% कैपेसिटी के अगेंस्ट है, तो 22 मिलियन 100% कैपेसिटी के अगेंस्ट था। हम 10% एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 10% कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो 10% के अगेंस्ट आपने फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है। लेकिन उसने कहा जो ये फिक्स कॉस्ट आएगी ना वो पुरानी फिक्स कॉस्ट का रेट नहीं पड़ेगा, हमें 1.5 टाइम्स कॉस्ट पड़ेगी, यानी महंगी पड़ेगी। तो जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है वो आपकी इस तरह आ जाएगी। 22 मिलियन पुरानी फिक्स कॉस्ट है, 100% कैपेसिटी के अगेंस्ट होती है वो, इसीलिए तो मैंने 80 और 20 के अगेंस्ट कैपेसिटी के अगेंस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ाई। हमारी जो फिक्स कॉस्ट 22 मिलियन है वो 100% कैपेसिटी के अगेंस्ट होती है। हमने 10% कैपेसिटी इंक्रीज करनी है और रेट भी बढ़ना है, 1.5 गुना होना है, तो इस पे अब आप एडिशनल फिक्स कॉस्ट निकाल लें तो वो 3.3 मिलियन आ जाएगी। 22 मिलियन के अलावा कोई और फिगर है ही नहीं। 22 मिलियन पूरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है, ये जो 22 मिलियन है ये पूरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है, तो ये टोटल कैपेसिटी 100% के अगेंस्ट होती है। ये आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं। अगर उसने आपको पूरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट दी हो तो वो 100% कैपेसिटी के अगेंस्ट होती है। अगर आपको 100% से ऊपर जाना है तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट करनी पड़ेगी,
या तो वो अमाउंट बता देता, मैंने 22 मिलियन की बेस पे निकाला है क्योंकि डेटा और कोई नहीं दिया रुपीस में, तो 3.3 मिलियन की हमारी एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी बेटा। 3.3 मिलियन की एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमने ऐड कर दी। अब ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब मैं इसका टोटल कर रहा हूं खामोशी से, 170333125 प्लस एड अप करते हैं इस तरह 9838125 प्लस 5765625 प्लस 3.3 मिलियन। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाती है 35936,875। ये टोटल कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट उसने कहा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो है नहीं, तो यहां पर मैं ये परसेंटेज का सहारा लूंगा कि ये 20% है, सेलिंग प्राइस 100% है, ये 80% है। तो अब आप सेलिंग प्राइस निकाल लें, 80% से डिवाइड करके इंटू 100% करें तो 49046,093.75 49046,093.75। ये कैसे आया? 35936,875 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये आ जाता है 9809,218.75। ले टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट करें तो टोटल सेल प्राइस आ गया 49046,093.75 डिवाइडेड बाय जो यूनिट आपने कस्टमर को देने हैं वो 1.5 लाख यूनिट्स है, गुड यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। सॉरी ये गलत है बेटा, ये हमारा गलत है सोल्यूशन, ये इसको जरा चेक कर ले जी। ये आता है 44921,093.75, ये 44921,093.75 जी। इसको आप करें तो प्रॉफिट आता है 8984,218.75। तो सेलिंग प्राइस निकाल लिया 44921,093.75 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख यूनिट्स हमने कस्टमर को देने हैं, तो 299.47 ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है जी, 299.47। ये सवाल बहुत लेंथी है, इस सवाल में बहुत सी बातें आपके लिए सीखने वाली हैं। अगर उन बातों को मैं समराइज करूं तो पहली बात यह है कि ऑलवेज कैलकुलेट लॉस वर्किंग फर्स्ट। पहली वर्किंग हमेशा लॉस की होगी अगर लॉस आ जाए, और लॉस कौन सा? फिनिश प्रोडक्ट का लॉस। ऑलवेज कैलकुलेट फिनिश गुड्स लॉस एज फर्स्ट वर्किंग, ये हमने बात सीखी। उसके बाद दूसरी बात, ऑलवेज यूज स्पेयर कैपेसिटी फर्स्ट। मटीरियल में स्पेयर कैपेसिटी हो, लेबर में स्पेयर कैपेसिटी हो, प्रोडक्शन में स्पेयर कैपेसिटी हो, तो आपने स्पेयर कैपेसिटी को पहले यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, ऑलवेज टोटल कैपेसिटी किसी भी बिजनेस की टोटल कैपेसिटी इक्वल टू 100% होती है। उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस होती है, जो भी पूरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट होती है वो भी परसेंटेज में 100% के बराबर होती है। ये भी इसमें एक बार याद रखें कि पूरे बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट होती है वो 100% कैपेसिटी के लिए होती है। जब तक हम 100% से ऊपर नहीं जाते हमारी फिक्स कॉस्ट में इजाफा नहीं आता। उसके बाद कंप्लीशन रेट का इस्तेमाल कैसे करना है? हाँ जी, एक बात ये ध्यान में रखें कि जो लॉस वाले यूनिट होते हैं, लॉस वाले यूनिट वो इंस्पेक्शन के बाद कंप्लीट नहीं होते, इंस्पेक्शन वाले पॉइंट तक ही कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आगे उन पे फर्दर काम नहीं होता। अगर आप उन पे फर्दर काम करेंगे तो आपका खर्चा लॉस बढ़ेगा। तो ये सवाल सीए इंटर का सवाल है, लेकिन ये सीए फाइनल में भी रखा हुआ है। ये सीए फाइनल का सवाल नहीं है भाईजान, ये सीए इंटर का सवाल है। आप जरा ऊपर देखें तो सीए इंटर का सवाल है, स्प्रिंग 11 में आया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन सवाल काफी लेंथी और काफी टेक्निकल है। हाँ जी, आप लोग जो है ना वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के काफी मालिक हैं।
कि सर अगर पेपर में ऐसा सवाल आ गया तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब है? सारा पेपर ही ऐसे सवालों पर मुश्तमिल होगा। बेटा पेपर बैलेंस किया होता है, हाँ जी बैलेंस किया होता है बेटा। आपको ये बात समझनी है कि पेपर में अगर इस तरह का तूफानी सवाल होगा तो उसके बदले कोई आसान सवाल भी होगा। आपके सामने पूरा पेपर तो मौजूद ही नहीं है, तो जब भी पूरा पेपर देखेंगे ना, एंटायरली पेपर आपके सामने से गुजरेगा तो आपको नजर आएगा कि एग्जामिनर ने बैलेंस किया होता है। तो ये नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड छोड़ दें। वैसे भी मैं ये मुश्किल सवाल छोड़ दूं कि चलो खुद ही करना, तो फिर भी तो खप के करना ही है। तो अगर मैंने करा दिया तो आप ये शुक्र अदा करें कि मुश्किल सवाल मैंने करा दिया, तो कुछ ना कुछ रूल्स आपको बताए हैं। तो मुश्किल का सवाल करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि ऐसा सवाल ही आएगा, बल्कि उसका मकसद होता है कि हमें अवेयरनेस आ जाए, कहीं कोई ऐसे रूल तो नहीं उसमें पड़े जो हमारे लिए नए हैं। तो वो रूल्स आपको आने चाहिए, बाकी सवाल तो सेम टू सेम डिटो कॉपी नहीं आता। दूसरी बात यह है कि आपने अगर ये समझ के किया कि मैं तो पेपर में कर ही नहीं सकता, तो फिर तो आप चाहे 10 अटेम्प्ट भी दे दें, आप पेपर पास नहीं कर सकते। अप्रोच ये है कि हमने हर सवाल को मोर देन 50% करना है, और पेपर में एक सवाल ऐसा जरूर होता है जो आपका टाइम जाया कराएगा, जो इस तरह का स्ट्रगलिंग सवाल होता है। तो ऐसे सवाल के साथ जान छुड़ाने का मकसद मतलब यही है कि आपने जैसे ही टाइम पूरा हुआ जितना सवाल कर सकें कर लें, बाकी छोड़ के आगे चले जाए। अगर आप ऐसे सवाल को चिपक गए, लोगों ने जब ये सवाल आया था तो 1.5 घंटा इस सवाल पे लगाया था पेपर में, तो फेल हो गए थे सारे लोग। वो जिन्होंने इस सवाल के ऊपर टाइम से ज्यादा, जितना टाइम बनता है उससे ज्यादा टाइम लगाया था, वो सारे फेल हुए थे। तो ये सवाल जो था ये आपका कितने नंबर का था? 14 नंबर का था। तो 14 नंबर का सवाल अगर 1.8 मिनट के हिसाब से करें, 1.8 मिनट होता है ना टाइम, तो ये 25.2 यानी 25 मिनट में करना है आपने। तो 25 मिनट में तो नहीं होता, ये 25 मिनट में तो मेरा ख्याल है सिर्फ मटीरियल लेबर ही होगा, तो कोई मसला नहीं। अगर मटीरियल लेबर भी होता है, एक आधा पॉइंट भी हो जाता है, तो आपने जितना करना था आपसे हो गया। बस आपका टाइम जहां मुकम्मल हुआ, सवाल मुकम्मल हो गया, छोड़ के आगे चले जाए। ऐसे सवाल को चिपकने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, सारे पेपर में यही एक सवाल तो नहीं आना, और भी सवाल होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको पास करवाने में मदद करेंगे। तो ये जहन में रख के बैठे कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा पढ़ना मुश्किल है, पास करना आसान है अगर आप अकल वाले हैं। अगर आप बोंगे गोंगली है, फिर आप जो मर्जी करें, आप पास नहीं हो सकते कॉस्ट में। अकलमंद ही पास हो सकता है, सिर्फ अकलमंद, बेवकूफ नहीं पास हो सकता कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि अकल का इस्तेमाल है। चले, काम खत्म हो गया।